दोस्तों नमस्कार। यह वही बीजेपी है जो उद्धव ठाकरे को एक वक्त सीएम नहीं बनने देना चाहती थी और ढाई ढाई साल का समझौता भी करने की दिशा में गई नहीं। यह वही बीजेपी है जो कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनने की दिशा में जाने देना नहीं चाहती थी और नहीं जाने दिया। यह वही बीजेपी है जिसमें बीजेपी के पास सारे मलाईदार मंत्रालय रहने चाहिए और समूचे राज्यों की राजनीति केंद्र इस लिहाज से साधता रहा कि बीजेपी के नेता वहां पर किस तरीके से लाभ के पद पर रहेंगे। लेकिन यह वही बीजेपी अब खड़ी है जहां पर विपक्ष में खड़े राजनीतिक दलों की कतारों को साथ लेकर आना है। गठबंधन के तौर तरीके झटके में बदल देने चाहिए और यह गठबंधन और पॉलिटिकल पार्टी और राज्य एक दो या आधे दर्जन नहीं है, दर्जन भर से ज्यादा राजनीतिक दल और राज्यों की राजनीति में हिचकोले मारती बीजेपी सब कुछ त्याग देना चाहती है। एक बार एक झटके में विपक्ष आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर वह तमाम गठबंधन के साथी जिसका दिवा स्वप्न देखा गया है और जिसे पूरा करने के लिए मोदी और अमित शाह लग चुके हैं, अगर वह पूरा हो जाए तो 2024 चुनाव जीत जाएंगे। और 2024 चुनाव इसलिए जीतने की जरूरत है क्योंकि विपक्ष की राजनीति तो हमने कभी की ही नहीं है। गुजरात में भी सत्ता में रहे, केंद्र में भी सत्ता में रहे, तो विपक्ष बीजेपी भी अब विपक्ष की आदी नहीं रही। आरएसएस भी अब वो आरएसएस नहीं रही जिसमें से निकला हुआ प्रचारक नैतिकता के बल का पाठ पढ़ाए कि करप्शन के साथ नहीं जाना है। अब तो प्रचारक बदल गया, प्रधानमंत्री बदल गए, अब तो नेता बदल गए, बीजेपी बदल गई, आरएसएस बदल गई। तो एक झटके में सोचिए यह सब क्यों बदल गया और इसको बदलने के पीछे वो कौन सी स्थिति है। इस तस्वीर को शायद राहुल गांधी या कांग्रेस के जरिए समझा जा सकता होगा, लेकिन एक तस्वीर देखिए, यह तेलंगाना की तस्वीर है। लाखों लोगों की मौजूदगी राहुल की रैली को लेकर, यह 48 घंटे पुरानी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के मायने क्या होते हैं, क्योंकि तेलंगाना का बॉर्डर एक तरफ आंध्र से लगता है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लगता है। और जिस राजनीति को साधने के लिए बीजेपी बढ़ना चाहती है, चेहरा नरेंद्र मोदी का खड़ा करना चाहती रही, उस दृष्टि में एक झटके में क्या कांग्रेस तो खड़ी नहीं हो रही है और राहुल गांधी जिस लिहाज से लोकप्रिय हो चले हैं, कहीं उसका डर तो नहीं है। तो क्यों नहीं विपक्ष में सेंध लगाई जाए, इसका जिक्र होगा, सिलसिलेवार तरीके से किया जाएगा। लेकिन पहले जिस तस्वीर का हम जिक्र करना चाहते हैं, जिस तस्वीर को देखकर दिल्ली की सांसें ऊपर नीचे हो रही है कि अगर लोकप्रियता का यही आलम रहा और अगर दूसरी पदयात्रा राहुल गांधी ने शुरू कर दी पश्चिम से पूरब की दिशा में, तो फिर रही सही राजनीति भी बीजेपी की समेटने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी। तो एक क्षण के लिए इस तस्वीर को देखिए। और यह तस्वीर हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर खम्माम की है। कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे और सुबह से लेकर रात तक लोग इस रैली में शरीक रहे, कौन थे ये लोग जो इतनी बड़ी तादाद में थे? क्योंकि यहां के गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान, छोटे दुकानदार, इनकी तादाद तकरीबन 80% है और यही वो वोट बैंक है जिस पर कांग्रेस की नजर है। और यही वो लोग हैं जो मुश्किल हालात में, दिल्ली में बीजेपी सरकार हो या वहां पर केसीआर हो, इनके सामने जिंदगी जीने की जद्दोजहद मुश्किल वाली है। राहुल गांधी ने इसी नब्ज को पकड़ा, अपना पूरा भाषण इसी के इर्द गिर्द उन्होंने देना शुरू किया। और इतनी बड़ी तादाद में तब लोगों की मौजूदगी जब राज्य सरकार ने राज्य परिवहन निगम की बस देने से इनकार कर दिया, ट्रकों को जगह जगह रोका जाने लगा और देर शाम तक चलती हुई इस रैली में लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा जिस तर्ज पर हुआ, उसने दिल्ली तक के लिए मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि कल तक बीजेपी मान रही थी वह दूसरे नंबर पर है। लेकिन इस रैली ने दिखलाया कि कांग्रेस अगर नंबर 1 पर है तो फिर बीजेपी कहीं नहीं होगी, शायद इसीलिए। यह तस्वीर यकीनी तौर पर बीजेपी के भीतर खौफ पैदा कर रही है। इस तस्वीर का डर दिल्ली की सत्ता में किस तरीके से समाया हुआ है। जब वो मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बढ़ना चाह रही है और मंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री बैठक करते हैं तो जिक्र आजकल का नहीं करते हैं,
वो जिक्र करते हैं कि 2047 में यानी आजादी के 100 बरस के बाद भारत कैसा होगा, उस दिशा में मंत्री काम करें। यानी मंत्रियों के भीतर यह खौफ नहीं आना चाहिए कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में किसकी कुर्सी जा रही है और बहुतों की कुर्सी यकीनी तौर पर जा रही है। तो वह सिर्फ अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में 9 बरस की उपलब्धियों का जिक्र करें, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को चस्पा करें और उसके जरिए जिस गुणगान को करें उसमें वोट कम से कम बचे रह जाएं, इस दिशा में मंत्री बढ़ जाएं। यही वो मंत्र है जो कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को देते हैं 24 घंटे पहले। लेकिन अब जिस मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी बढ़ रहे हैं उसमें बीजेपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का मतलब अगर सिर्फ मोदी और शाह है तो फिर किसी को मंत्री बनाने से क्या लाभ, और किसी भी राज्य में किसी भी बीजेपी के नेता को मंत्री बनाने से क्या लाभ। तो फिर जरा उस फेरिस्त को समझिए जिस फेरिस्त में अब बीजेपी चाहती है, अब मोदी शाह चाहते हैं हर कोई साथ आकर खड़ा हो जाए, अलग अलग मुद्दों पर साथ हो, अलग अलग मुद्दों के मदद के सहारे वो अपनी जरूरत को केंद्र को बताए, केंद्र उस जरूरत को पूरा करे और 2024 के मैदान में सभी एक साथ हों। तो आइए उस लिस्ट को इसलिए समझिए क्योंकि कल जगन रेड्डी पहुंचेंगे दिल्ली। वह अमित शाह से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। यूसीसी पर किस दिशा में जाएं वह, इसको लेकर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बातचीत होगी कि चंद्रबाबू नायडू को जब आपने साथ ले लिया है तो हमारा क्या होगा, यह जगन रेड्डी का सवाल हो सकता है। और जगन रेड्डी इस सवाल को पूछे, ऐसी व्यवस्था अमित शाह की बिसात ने कर दी है, चंद्रबाबू नायडू साथ खड़े हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू के सांसद आपको अब दिल्ली में मंत्री के तौर पर दिखाई देंगे? सिर्फ चंद्रबाबू नायडू का जिक्र करने की जरूरत नहीं है यहां पर जिक्र तो एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए शिवसेना के सांसदों को भी आप मंत्री के तौर पर देखेंगे। और तो और जिस लिहाज से जिक्र हो रहा है कि शरद पवार का साथ छोड़कर आए अजीत पवार और उनके साथ जो कद्दावर नेता हैं, जो एक लिहाज से शरद पवार के दाएं बाएं हाथ के तौर पर जाना जाते थे, वह भी केंद्र की मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। महज ये 3-4 पार्टियां हैं? जी नहीं, एक एक करके समझिए कि इसमें अकाली दल को भी शामिल होना है। यानी पंजाब के भीतर भी गठबंधन मजबूत करना और साथ लेकर आना है। महाराष्ट्र के भीतर शिंदे का शिवसेना गुट है, अजीत पवार का एनसीपी गुट है, बिहार के भीतर उपेंद्र कुशवाहा जो ओबीसी वोट बैंक साधें, जीतन राम मांझी जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक को साधें, चिराग पासवान कम से कम अपने पिता की विरासत के आश्रय लोकसभा चुनाव में जीत दिला दें, क्योंकि पिछली बार 6 सीट रामविलास पासवान की पार्टी ने जीती थी, लोक जनशक्ति पार्टी ने, तो क्यों नहीं उनके विरासत को स्पेस दिया जाए और जगह दी जाए। पंजाब के भीतर अकाली दल तैयार खड़ा है, वो किसी क्षण भी ऐलान हो सकता है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर आंध्र की राजनीति में दखल देते हैं तो वह तेलंगाना की राजनीति में भी दखल देते हैं। और तेलंगाना के भीतर जो टीआरएस की भूमिका है, जो अब बीआरएस हो गई है, सीधे कहे तो केसीआर की जो भूमिका है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केसीआर को बीजेपी की बी टीम बताने में कोई गुरेज नहीं करते हैं राहुल गांधी। जब वो तेलंगाना में रैली 48 घंटे पहले कर रहे थे, और उस 48 घंटे में से 24 घंटे कम कर दीजिए तो 24 घंटे के बाद वहां पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं और वो गलभैयां डालते हैं उसी टीआरएस नेता से, केसीआर से, और कहते हैं कि हम दोनों मिलकर मोदी को हराएंगे। मैसेज वहां से निकलकर एक झटके में उत्तर प्रदेश में आकर ठहर जाता है। तो क्या अखिलेश यादव भी साइलेंट तरीके से कहीं बीजेपी के साथ खड़े नजर तो नहीं आएंगे? मायावती साइलेंट तरीके से खड़ी हो चली है। उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीति में चंद लोग और हैं जो अपने तौर पर साथ खड़ा होना चाहते हैं। उसमें अपना दल पहले से है, निषाद पार्टी पहले से है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगभग अब बीजेपी की बात कहने लगी है और एक मैसेज दे रही है कि अखिलेश की पार्टी से भी निकलकर साथ में लोग आ जाएंगे।
ध्यान दीजिए तो जिस रणनीति को बिछाया जा रहा है उसमें महाराष्ट्र के भीतर, बिहार के भीतर, पंजाब के भीतर, आंध्र प्रदेश के भीतर, तेलंगाना के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर और फिर कर्नाटक के भीतर भी जब आप देवगौड़ा को देखेंगे तो हो सकता है आपके जहन में अब यह सवाल हो कि क्या वाकई जेडीएस अपने बूते चुनाव लड़ेगी या साथ आकर खड़ी हो जाएगी। तो साथ लाकर खड़े करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और ऐसे में बचे दो लोग कांग्रेस के साथ तो जाएंगे नहीं, अपने बूते जाएं, लेकिन वह सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को लेकर रखें जहां जहां जिक्र कांग्रेस का हो, क्योंकि 2024 का चुनाव आमने सामने वाला हो सकता है। अगर जिन 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस जीत गई तो, और वहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है, वो राजस्थान हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो तेलंगाना हो। यह अलग मसला है कि 3 दिनों के बाद प्रधानमंत्री रायपुर में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर उसके बगल में उड़ीसा को देखिएगा तो नवीन पटनायक ने विपक्ष की कतार में बैठना मंजूर नहीं किया और केंद्र की नीतियों के साथ गाहे बगाहे ये कहकर खड़े रहे कि अगर हम ना खड़े होंगे तो फिर राज्य को जो मदद केंद्र से मिलती है उसमें बाकी राज्यों की तर्ज पर भी यहां ब्रेक लग जाएगी, तो ब्रेक लगने नहीं देना है। और ममता बनर्जी भी एक लिहाज से बार बार खुद अपने बूते चुनाव लड़ने की दिशा में बढ़ेगी, वह कोई स्पेस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या लेफ्ट को देने की स्थिति में आएगी नहीं। ध्यान दीजिए तो एक तरफ बीजेपी गठबंधन की एक पूरी लंबी लकीर खींचकर खड़ी है और इन सब के बीच एक सवाल बार बार नीतीश कुमार को लेकर भी खड़ा हो ही जाता है कि कहीं नीतीश कुमार 2024 से पहले पलट तो नहीं जाएंगे। हालांकि वह इस भूमिका में है कि समूचे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन जिस समूचे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी ने ही कहा था पटना में बैठक कीजिए, और ममता बनर्जी के नेता ही कह रहे हैं, एक नहीं दो नेता कह रहे हैं, हमें विपक्ष एकता की क्या जरूरत है, हम तो अपने बूते रहेंगे। नीतीश कुमार ने ही शरद पवार को इनवाइट यह कहकर किया था चंद और नेताओं को लेकर साथ आइए, मैसेज बड़ा होना चाहिए, तो प्रफुल्ल पटेल पहुंचे थे और उसके प्रफुल्ल पटेल तुरंत एक झटके में बीजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार और केंद्र में मंत्री बनने के लिए, और किस मंत्रिमंडल के भीतर शामिल होकर किस मंत्री को देखना है, उन्हें किस विभाग को देखना है, इस दिशा में सौदेबाजी हो रही है। क्या उनको एविएशन दोबारा दे दिया जाएगा? बहुत काम किया है उन्होंने गड़बड़ी के तौर पर, कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किए अपने तौर पर, जो एक पहचान है कि करप्शन इस देश की राजनीति में कोई मायने नहीं रखती है। तो क्या इस कतार के भीतर जब इस बात का जिक्र है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी भी क्या करेंगे, वह कांग्रेस के साथ टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, और बिहार के भीतर जब आरजेडी की घेराबंदी करने की तैयारी हो चली है तो क्या नीतीश कुमार को समझाने के लिए दिल्ली से अब हरिवंश आए हैं? हरिवंश एक अच्छे संपादक रहे हैं, मुश्किल वक्त में संपादकीय के जरिए या तमाम अच्छे रिपोर्टरों के जरिए वह रिपोर्ट फाइल कराते थे कि ऐसी रिपोर्ट लिखो जिससे सरकारों को यह मैसेज जाए कि हमें यह काम करना है। और नीतीश कुमार के लिए कई बार उनके अपने अखबार प्रभात खबर के जरिए संपादकीय या रिपोर्ट लिखी भी गई। एक अच्छे संपादक हैं, यानी मैसेज कन्वे कर पाने में शानदार शख्स है वो। तो क्या मैसेज जो प्रधानमंत्री मोदी या शाह का है, उस मैसेज को लेकर वो पटना पहुंचे और मुलाकात जो 1.5 घंटे की चली वो आने वाले वक्त में बीते 9 महीनों के साथ साथ किस दिशा में जाएगी, इसको कोई पढ़ सकता है क्या, या पढ़ने की शुरुआत हो चुकी है? जो भी कहिए, गठबंधन की राजनीति जिसको साधने के लिए विपक्ष अपने आप को एकजुट कर रहा है, उससे हटकर अगर हम देखना शुरू करें तो 1.5 दर्जन नेताओं की पूरी लिस्ट तैयार है। जो नेता बीजेपी के साथ आ सकते हैं, बीजेपी के साथ खड़े हो सकते हैं, बीजेपी के साथ मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं। ये तीनों परिस्थितियां बतलाती है कि यह नेता कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, यह विपक्ष की उस रणनीति के भीतर नहीं जाएंगे जहां पर इस बात का जिक्र भी हो कि किसी भी हालत में आपको विपक्ष बनाना है या सत्ता के साथ रहना है, और सब कुछ देने को तैयार है बीजेपी। यानी जो मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र में ना दे सके वो आज की तारीख में एनसीपी से आए हुए नेताओं को वित्त मंत्रालय तक दे देगी।
और वो तमाम मंत्रालय देने को तैयार है, क्योंकि इस दौर में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार तो महाराष्ट्र का रुका रहा। एकनाथ शिंदे के साथ 8 नेता बने जो शिवसेना छोड़कर आए थे, मंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस के साथ 10 बीजेपी के मंत्री बने, यानी एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। जबकि बीजेपी के 105 विधायक हैं, शिंदे के पास 40 विधायक हैं, और अगर अजीत पवार के दावे को माना जाए तो 40 उनके पास भी हैं। तो लेकिन बावजूद इसके दोनों मिलाकर भी बीजेपी के पार नहीं है। लेकिन बीजेपी का मतलब अब सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। इसी के आसरे चीजें चलनी है, तो बीजेपी की जरूरत क्या पड़ी है? तो नेताओं की फहरिस्त में हम जिक्र जब आपसे कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, अकाली दल के बादल हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, टीआरएस के केसीआर हैं, मायावती उत्तर प्रदेश में है, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी राजभर साथी हैं, अपना दल भी साथी है, जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, देवगौड़ा कर्नाटक के साथ खड़े हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा में खड़े हैं, ममता बनर्जी बंगाल में खड़ी है। बचा कौन? तो ऐसे में आपके जहन में 4-5 चीजें बची हुई दिखाई देंगी। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो जम्मू कश्मीर के हैं, यह बीजेपी के साथ आ नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर छिटके हुए से या बहले हुए से समाजवादी पार्टी और जैन चौधरी एक लिहाज से कौन सा स्टैंड लें, अभी इसमें हिचकोले खा रहे हैं। आरजेडी अपने तौर पर अपने पांव पे खड़ी रहेगी, वो रहे या ना रहे, वो जानती है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष की हैसियत उसी की है। लेकिन कांग्रेस जिस लिहाज से लगातार आगे बढ़ रही है, या लोगों के जहन में यह सवाल है कि अगर बीजेपी को हटाना है तो छत्रपों से काम नहीं चलेगा। यानी 2024 की दिशा में बढ़ती हुई राजनीति एक झटके में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आमने सामने लाकर खड़ा कर रही है। एक तरफ बीजेपी हो, दूसरी तरफ कांग्रेस हो, और बाकी जो छत्रपों का समूह है वह टूटे बिखरे संभले जो भी करे, लेकिन वह इन दोनों राजनीतिक दलों की छत्र छाया में आ जाए। और कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है नहीं, जिन राज्यों में सत्ता में है वहां पर कोई छत्रप है नहीं, लेकिन बीजेपी जहां जहां है और बीजेपी को जहां जहां अपने पैर पसारने हैं वहां पर छत्रपों की कतार बड़ी लंबी है। तो क्यों नहीं सारे छत्रपों को इसी दौर में समेट लिया जाए? और यह समेटना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 हर हाल में जीतना है। तो क्या 2024 हर हाल में हारने की स्थिति में बीजेपी खड़ी हो चली है? इसीलिए यह घबराहट है और यह जल्दबाजी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप इन परिस्थिति को परखना शुरू करेंगे तो मोदी कैबिनेट में 27 ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। यह मैसेज क्या है? और ध्यान दीजिए, तो बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश के भीतर में सोनेलाल पटेल की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तो जो अपना दल एस है जो सोनेलाल के नाम पर है उसमें अमित शाह पहुंचते हैं, जो अपना दल के है उसमें अखिलेश यादव पहुंचते हैं, और तीसरी तरफ इस राजनीति में यूसीसी को लेकर केजरीवाल बीजेपी के साथ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ खड़े हैं, मायावती बीजेपी के साथ खड़ी है, जगन रेड्डी कल फैसला ले लेंगे, वह भी साथ ही खड़े हैं एक लिहाज से मानिए। तो यह राजनीति मंडल और कमंडल की राजनीति के आगे की एक नई परिभाषा में इस देश की राजनीति को ले जा रही है, जिसकी कमान संयोग से एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। यानी मंडल कमंडल की राजनीति को साधने के लिए जो छत्रपों का समूह इस देश के भीतर निकल कर आया, क्या वो 2024 के चुनाव के साथ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, या खत्म होने की दिशा में वह बढ़ चुका होगा? अगर मौजूदा वक्त के थर्मामीटर राजनीतिक को पकड़िए तो राजनीतिक थर्मामीटर बहुत साफ कहता है, छत्रपों के सामने मुश्किल यह है कि वह अपनी पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलाएं, संगठन के लिए पैसा कहां से जुटाएं, और अगर सत्ता हाथ में आती हुई नहीं दिखती है तो वह किसी भी माध्यम से सत्ता आए, संगठन संभले या ना संभले, खुद संभल जाए तो आने वाले वक्त में पार्टी को भी संभाल लेंगे, जैसे शरद पवार कह रहे हैं। शरद पवार नहीं समझ पा रहे हैं कि यह 70, 80, 90 का दशक नहीं है जब वो बगावत करते थे या उनसे कोई बगावत कर देता था। यह तो 21वीं सदी में 2023 का बरस है, जब दिल्ली में बैठी हुई राजनीतिक सत्ता के लिए समूची राजनीति और सत्ता और सरकार का मतलब सिर्फ यही है
कि सरकार बनी रहनी चाहिए और उस सरकार को बने रखने के लिए साम दाम दंड भेद का मतलब यह है वो क्षत्रप हो, वह एक नेता हो, वह एक छोटा कार्यकर्ता हो, वो जिला स्तर का हो, पंचायत स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, हर किसी को धराशायी करना है या अपने पीछे लाकर खड़ा करना है जहां वो हाथ में झंडा ले और जुमा पर नारा हो। और उन सब के बीच एक फिलॉसफी हो कि बेहतरीन विकास और सबका साथ कोई कर रहा है तो वो एक ही शख्स है। इस राजनीति की जरूरत इस रफ्तार के साथ ना तो 2019 में थी ना 2014 में थी। अपने ऊपर भरोसा था और अपने संगठन पे भरोसा था। बूथ तक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार था, पैसे की कमी नहीं थी, कॉरपोरेट का पूरा साथ था और इन सब के बीच अलग अलग मुद्दे थे। उन मुद्दों के आसरे उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ने के बावजूद भी क्या बीजेपी को लगने लगा कि दरअसल चुनाव ना हार जाएं या चुनाव हारने की दिशा में बढ़ चुके हैं, या फिर चुनाव जिस भरोसे जीत रहे थे वो चेहरा जब धूमिल पड़ने लगा तो ये झटका उस चेहरे को लग गया कि अब अगर नहीं संभले और नहीं बचाया तो फिर गद्दी गंवा देंगे। क्या वाकई ऐसी स्थिति मोदी के साथ हो चली है? क्योंकि इस देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियां उन मुद्दों को देख रही है और मुद्दों की तरफ देश ना देखे तो एक नए राजनीतिक गठबंधन की दिशा में देश को ले जाने का काम वही सत्ता कर रही है जो कल तक मुद्दों को उठा रही थी। अयोध्या मुद्दा पूरा हुआ, धारा 370 पूरा हुआ, कॉमन सिविल कोड की दिशा में बढ़ चुके हैं। सबका साथ सबका विकास में लगातार आवाज उठती है, ये होता नहीं है। जिस दिशा में आप इस देश के गरीब, मजदूर, किसान तमाम चीजों का जिक्र करते थे उसमें उनके सामने और बड़े सवाल होते जा रहे हैं जिंदगी जीने को लेकर। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नीचे जाना, ये तमाम परिस्थितियां हैं। तो क्या ये सवाल नहीं उठेंगे इस गठबंधन के दौर में? या राजनीति सब कुछ अपने केंद्रित कर लेती है और कहती है कि भूल जाओ सब कुछ? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? अगर ऐसी आ गई है तो आखिर के 3 सवाल जो सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, क्या वाकई बीजेपी और नरेंद्र मोदी को यह लगने लगा कि चुनाव हार रहे हैं? बीजेपी से कहीं ज्यादा परिस्थिति आरएसएस की भी उसके साथ खराब हो गई कि नैतिकता गई अलग। यहां तो सत्ता बचा लो यही महत्वपूर्ण, यानी बीजेपी, आरएसएस और मोदी तीनों को लगने लगा कि सत्ता जा रही है तो सारा दांव मोदी के माथे पर से खेला जा रहा है कि आप ही राजनीति को साधिए और जो मन चाहे सो कीजिए। और उस दिशा में यह नजर आ रहा है एक पूरी लंबी कतार इस देश के भीतर में गठबंधन की तैयार की जा रही है, बाय हुक और बाय क्रुक। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इस देश के तमाम क्षत्रपों के सामने क्या वाकई ऐसी मुश्किल स्थिति आ चुकी है जहां पर उनके अपने अस्तित्व का सवाल है और अब संगठन तो दूर की बात, नेता खुद को बचाने के लिए उस राजनीति के साथ खड़े हो रहे हैं जिस राजनीति के विरोध में वह राजनीति को साधना चाहते थे, क्योंकि रास्ता कोई नहीं बच पा रहा है। यह दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल, क्या वाकई कांग्रेस या राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी मजबूत इस देश में होती चली जा रही है जिसके पीछे बीजेपी का ना तो कोई संगठन है, ना ही इस तरीके का राजनीतिक प्रयास है, ना ही कोई मिशन मोड में कांग्रेस नजर आती है। सिर्फ एक नेता के आश्रय और लगभग अजगर की तरह सोई हुई कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो देश भर में मौजूद हैं, उनकी गैर सक्रियता ही इस देश के भीतर उस जनता को सक्रिय कर रही है जहां वो विकल्प खोज रही है। क्या वाकई इस देश की जनता का चुनाव 2024 है जिसके नायक राहुल गांधी बना दिए गए हैं या वो बन गए हैं? ये 3 सवालों के अक्स में 2024 इसलिए 2019 और 2014 से अलग है क्योंकि एक तरफ पहली बार मोदी के साथ वह पूरा का पूरा गठबंधन का गुलदस्ता है जिसको निशाने पर मोदी लेते रहे, और दूसरी तरफ वो जनता है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने। तो ऐसे में उसके सामने आखिर में बचेगी वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में 2024 खड़ा हो चला है? अगर हो चला है तो नजर रखिए मंत्रिमंडल विस्तार पर, नजर रखिए महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के लगातार बंटवारे को लेकर, और नजर रखिए उस तमाम अलग अलग छत्रों पर जो आज नहीं तो कल आपको बीजेपी के साथ नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।